Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now today in this class I am going to discuss with you some important conceptual problems from microeconomics and which are important from the point of view of MA Economics entrance examination for Delhi School of Economics DSE. अभी 2022 में जो एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस माइक्रो के मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं जो कंसेप्चुअल है, यानी ऐसे क्वेश्चन जिनको करने के लिए हमको कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी या कहूं कोई खास कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन जो पढ़ने के बाद आपको ब्लैक एंड व्हाइट पता है मुझे आता है या नहीं आता है, ठीक है। और ये एक कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, पेपर आएगा, मैं ये आपको क्लेम नहीं करता कि भाई यही भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर ये क्वेश्चंस आपको आते होंगे तो एग्जामिनेशन में माइक्रो का एक बहुत बड़ा सेक्शन ऐसा होगा जो आपको कंफर्टेबली आता होगा। मैंने जो क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं 20 क्वेश्चंस में डील करने वाला हूं आपके साथ आज, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं ले रहा, 20 क्वेश्चन सिर्फ। और मैंने क्वेश्चंस प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, रिवील्ड प्रेफरेंसेस, स्लट्स की डिकम्पोजिशन, उसके साथ साथ मार्केट फॉर्म्स में परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, और उसके अलावा ओलिगोपोली, ओलिगोपोली के अंदर कुर्नॉट इक्विलिब्रियम, स्टैकलबर्ग, ठीक है। और लास्ट में एक दो क्वेश्चन मैंने एक्सचेंज के डील किए। ये वो चैप्टर्स हैं या वो टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस अक्सर डीएससी में नजर आते हैं, अक्सर नजर आते हैं। और मैंने क्वेश्चन स्पेसिफिकली ऐसे यहाँ पे कलेक्ट किए हैं जिनको अगर आपको वो क्वेश्चन आते हैं तो उसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप इजीली हैंडल कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। आपको करना क्या है, आप ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं इसका मतलब आप अभी तक अपनी प्रिपरेशन पूरी कर चुके हैं। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे मेरे साथ, मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे अभी आएगा, आप पढ़ेंगे। आंसर पे जाने से पहले एक बार अपने मन में सोचिएगा आपको क्या लगता है ए बी सी डी में से कौन सा इसका आंसर है। अपना आंसर अपने मन में मार्क या पेपर लेके बैठ जाइए। 20 क्वेश्चन मैंने बता दिया, 1 का क्वेश्चन ऑप्शन ए, 2 का ए, 3 का बी, ऐसे करके आप लिखते जाइएगा और साथ साथ मैं सॉल्व कर रहा हूं, आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। लास्ट में देखिएगा आपके कितने सही थे कितने गलत थे, ठीक है। और जो ये क्वेश्चन है इनको एक बार तसल्ली से समझिएगा, इसमें क्या इनका क्रक्स है। मैं थोड़ा सा डिटेल में जाके समझाने की कोशिश करूंगा जो भी क्वेश्चन मेरे सामने आएगा उसको, ताकि अगर आपने प्रिपरेशन कर ली है अभी और आपको किसी तरह का कोई डाउट है उस क्वेश्चन लेके, तो मैं यहाँ पर उसको पूरा करने की, उस डाउट को सॉल्व करने की या दूर करने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। जरा देखिए, डीएससी एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल एमसीक्यूज बेस्ड अपॉन माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सपोज दैट कमोडिटी प्राइसेस आर स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। प्राइसेस पॉजिटिव है, बड़ी नेचुरल सी बात है, प्राइस पॉजिटिव होते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग यूटिलिटी फंक्शंस। नीचे कुछ फंक्शंस है आपके सामने, अभी आएंगे फंक्शंस। वन ऑफ दीज यूटिलिटी फंक्शंस हैज नो इनकम इफेक्ट ऑन गुड फॉर अ सर्टेन रेंज ऑफ इनकम, आइडेंटिफाई इट। इनमें से एक ऐसा यूटिलिटी फंक्शन है जिसका इनकम इफेक्ट जीरो है, और हमेशा जीरो नहीं है, एक सर्टेन रेंज में जीरो है। आपने क्या पढ़ा है, ऐसे कौन सा यूटिलिटी फंक्शन होता है जिसका इनकम इफेक्ट जीरो होता है? आप कहेंगे सर जो हमारे परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं उसमें इनकम इफेक्ट जीरो आ सकता है, लेकिन मैं ये आपसे कह रहा हूं कि एक सर्टेन रेंज में जीरो है, उसके पहले या उसके बाद जीरो नहीं। तो आपने पढ़ा क्वासी लीनियर या क्वासाई लीनियर, जो भी आप कहना चाहें, मैं क्वासी बोलता हूं, पहले से आप जो पढ़ते हैं जानते हैं मैं क्वासी बोलता हूं। क्वासी लीनियर जो यूटिलिटी फंक्शंस हैं उनका जो इनकम इफेक्ट होता है वो एक रेंज में जीरो होता है सिर्फ, ठीक है। तो यानी इसका आंसर क्या है कि अगर हमारा यूटिलिटी फंक्शन क्वासी लीनियर है तो वो एक रेंज में जीरो इनकम इफेक्ट देता है। ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन है यू एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई। ये लॉग एक्स प्लस वाई, लॉग एक्स क्या है, ये नॉन लीनियर है, वाई लीनियर है, तो मतलब ये क्वासाई लीनियर हो गया, ठीक है जी। दूसरा ऑप्शन है log x प्लस लॉग वाई। log x प्लस लॉग वाई को मैं log x इंटू वाई बोल सकता हूं, ये तो कॉप डगलस का मोनोटॉनिक ट्रांसफॉर्मेशन है। तीसरा है x पावर हाफ वाई पावर हाफ, रूट एक्स वाई मतलब x पावर हाफ वाई पावर हाफ। और चौथा है मिनिमम ऑफ x कॉमा वाई। तो इनमें से क्वासी लीनियर कौन है? ए है क्वासी लीनियर।
और आपने पढ़ा है कि देखिए क्वासी लीनियर के केस में क्या होता है, मैं अगर आपके सामने एक डायग्राम प्रेजेंट करूं तो आप जो वहां पे इनकम ऑफ अ कर्व बनाते हैं, पहले रहता है वो हॉरिजॉन्टल गुड एक्स यहाँ पे, क्योंकि नॉन लीनियर है, तो उसके बाद वो हो जाता है वर्टिकल। यानी इस वर्टिकल रेंज में क्या होगा, इनकम इफेक्ट जीरो होगा। ये जो वर्टिकल रेंज है इनकम ऑफ अ कर्व की, यहाँ पर इनकम इफेक्ट क्या आएगा, यहाँ पे इनकम इफेक्ट आएगा जीरो। तो इस रेंज में, इस पॉइंट के बियॉन्ड अगर इनकम चली जाएगी, इनकम यहाँ तक बजट लाइन है, इसके बियॉन्ड अगर इनकम जाएगी तो इस कमोडिटी का इनकम इफेक्ट क्या होगा, जीरो होगा क्वासी लीनियर के केस में। यानी इसका आंसर क्या है, क्वासी लीनियर, ऑप्शन नंबर ए, यू एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई। क्लियर, राइट। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। स्टेटमेंट्स तो आए पहले सामने, देखते हैं जी। एनी प्रेफरेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ यूटिलिटी फंक्शन, किसी भी प्रेफरेंस को हम यूटिलिटी फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या बात सही है, क्या आपको कोई भी प्रेफरेंस में दे दूं आप उसको यूटिलिटी फंक्शन में रिप्रेजेंट कर देंगे, नहीं जी ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ उन प्रेफरेंसेस को यूटिलिटी फंक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं विच आर कंप्लीट, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, तीनों बातें होनी चाहिए। प्रेफरेंसेस शुड बी कंप्लीट, प्रेफरेंसेस शुड बी रिफ्लेक्सिव, प्रेफरेंसेस शुड बी ट्रांजिटिव, ये तीनों बातें होंगी तभी हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसमें, यूटिलिटी फंक्शन की फॉर्म में। तो पहला ऑप्शन जो है एनी प्रेफरेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूटिलिटी फंक्शन, ये गलत है, सबको नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। सेकंड पे आते हैं, एनी कंप्लीट एंड ट्रांजिटिव प्रेफरेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड। अब यहां पे एक बात मिसिंग है, कौन सी, रिफ्लेक्सिव। सिर्फ कंप्लीट और ट्रांजिटिव होने से ही रिप्रेजेंटेशन नहीं किया जा सकता, रिफ्लेक्सिव होना भी जरूरी है, रिफ्लेक्सिविटी नहीं दी तो ये बात भी पूरी तरह सही नहीं है। मैं इसको गलत नहीं कहूंगा मगर पूरी सही नहीं है। एनी कंप्लीट नहीं है, सम कंप्लीट, सम कंप्लीट एंड ट्रांजिटिव, वो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। सम कंप्लीट एंड ट्रांजिटिव प्रेफरेंसेस कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ यूटिलिटी फंक्शन, कुछ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। किनको नहीं कर सकते, जो रिफ्लेक्सिव नहीं है। कुछ को कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते। किनको कर सकते हैं, जो कंप्लीट और ट्रांजिटिव के साथ रिफ्लेक्सिव भी हैं, और किनको नहीं कर सकते, जो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी अभी तक करेक्ट ऑप्शन नजर आ रहा है मेरे को। डी पढ़ते हैं, एनी कंप्लीट एंड मोनोटोनिक प्रेफरेंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ यूटिलिटी फंक्शन। नहीं सर, मैंने आपको क्या कहा, कंप्लीट, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, तीनों बातों का होना जरूरी है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। मैंने क्लास के स्टार्टिंग में आपको क्या कहा, मैंने कहा आज मैं आपके साथ वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं जो कंसेप्चुअल हैं, ब्लैक एंड व्हाइट है, कोई ग्रे एरिया नहीं है। आपको या तो आता है या नहीं आता है, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो जाने वाली है आपसे, क्योंकि कैलकुलेशन करनी ही नहीं है। कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट आता है तो आंसर पता है, कंसेप्ट नहीं आता तो आंसर नहीं पता। एमसीक्यू की यही ब्यूटी होती है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करेगा। बहुत सारे बच्चे बी पे टिक मार के आ जाएंगे, लगेगा बी सही है, लेकिन बी में एक बात मिसिंग है, और वो मिसिंग क्या है कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। और ये छोटा सा डिफरेंस ही ऑप्शन बी से ज्यादा बेहतर रिजल्ट ऑप्शन सी में आपको नजर आता है। ठीक है जी, तो आपको ध्यान रखना है इस बात को कि हम तभी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं अगर प्रेफरेंसेस जो हैं दे आर कंप्लीट, दे आर रिफ्लेक्सिव, दे आर ट्रांजिटिव। क्लियर, ओके। क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं, देखिए जी। कह रहे पर्सन ए लेक्सिकोग्राफिकली प्रेफर्स गुड एक्स टू गुड वाई। अब ये लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस क्या होता है सर, व्हाट इज लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस? व्हेन एन एजेंट इज लेक्सिकोग्राफिकली प्रेफरिंग एक्स ओवर वाई, व्हाट डज इट मीन? जानते हैं आप इसका मतलब? व्हेन आई एम सेइंग एजेंट प्रेफर्स एक्स ओवर वाई, लेक्सिकोग्राफिकली मतलब वो पहले सिर्फ एक्स को देख रहा है। In the two bundles, the bundle which has more of x is preferred. y देख ही नहीं रहा। जिस बंडल में x की क्वांटिटी ज्यादा है वो उसे ज्यादा पसंद है। y कितना भी हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक एग्जांपल देता हूं। एक बंडल है जिसमें x है, एक बंडल इसमें x है 10,0, बंडल है 10,0, x है 10 और y है 0। और दूसरा बंडल जिसमें x है 9 और y है 1000। अब ये एजेंट किसको पसंद करेगा? ये एजेंट बंडल ए को पसंद करने वाला है। क्यों? क्योंकि उसकी पहली जो पसंद है वो एक्स है, पहले वो एक्स को देख रहा है, वाई को देख नहीं रहा। दूसरे बंडल में वाई कितना भी ज्यादा हो, इनफाइनाइट है वाई तो भी नहीं लेगा, एक्स जहां ज्यादा है उसको लेगा। अब दूसरी बात, अगर दोनों बंडल्स में एक्स की क्वांटिटी बराबर हो गई, जैसे यहां 10 है वहां भी 10 हो जाए,
तब y को देखता है कहां y ज्यादा है। क्लियर? तो लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस का मतलब क्या है? इफ x is lexicographicaly preferred over y, then the consumer is preferring that bundle which has more of x, irrespective of the quantity of y. But if the quantity of x is same in both the bundles, then he will choose that bundle which has more of y, provided x is same. ठीक है जी? तो ये तो बात हुई पहली बात की लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंस की। A's इंडिफरेंस कर्व्स इन द xy स्पेस R, A की इंडिफरेंस कर्व क्या होगी? डॉट होती है। हर पॉइंट अपने आप में एक अलग इंडिफरेंस कर्व है, हर पॉइंट अपने आप में अलग इंडिफरेंस कर्व है। क्यों है ऐसा? देखिए, सपोज मैं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से अगर मैं राइटवर्ड जाता हूं तो x की क्वांटिटी बढ़ जाती है, ऑब्वियसली जहां x ज्यादा होगा मुझे ज्यादा पसंद है। और अगर मैं वर्टिकली अपवर्ड जाता हूं तो x सेम रहता है मगर y बढ़ जाता है। अभी मैंने क्या कहा? अगर x सेम रह जाए दोनों में और y जिसमें ज्यादा होगा उसको पसंद करेगा, तो राइट जाने पे भी आप सेम इंडिफरेंट नहीं रह सकते, ऊपर जाने पे भी इंडिफरेंट नहीं रह सकते। और अगर अपवर्ड स्लोपिंग आप जाते हैं तो x और y दोनों बढ़ जाते हैं। y को गोली मारो, x को देखो, x ज्यादा बढ़ रहा है तो जो जहां पे x ज्यादा है उसको पसंद करेगा। मींस ईच पॉइंट is a different level of satisfaction. Each point represents a different level of satisfaction. So the ICs in this situation are represented by points. One point is one IC, another point is another IC, right? तो कोई दो पॉइंट्स को मिला के IC बनेगी नहीं, एक ही पॉइंट होगा। ऑप्शंस क्या है? वर्टिकल लाइंस नहीं सर, वर्टिकल लाइंस नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइंस भी नहीं है। मैंने कहा हर पॉइंट अपने आप में एक IC है। डाउनवर्ड स्लोपिंग तो हो ही नहीं सकते, हर पॉइंट अपने आप में एक IC है। नन ऑफ दीज, अब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, ना वर्टिकल लाइन है, ना हॉरिजॉन्टल लाइन है, ना डाउन स्लोपिंग है, तो क्या है? नन ऑफ दीज। क्योंकि एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट अपने आप में एक डिफरेंट IC है। हर एक बंडल, टू बी वेरी प्रिसाइज, इज अ डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। एवरी बंडल represents a different level of satisfaction. No two bundles can have same level of satisfaction for lexicographic preferences. So option number D, none of these is the answer. Clear? Okay. फिर से आगे लेक्सिकोग्राफिक क्वेश्चन नंबर 4। पर्सन ए लेक्सिकोग्राफिकली प्रेफर्स गुड x टू गुड y, A's इंडिफरेंस कर्व्स इन xy स्पेस R। मैंने बता दिया, अभी बताया, हर एक बंडल, हर एक पॉइंट एक अलग इंडिफरेंस कर्व है। ऑप्शंस क्या है देखते हैं। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, नो। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, नो। L शेप्ड कर्व्स, नो। कॉन्वेक्स सेट्स, यस। अरे कॉन्वेक्स सेट्स कैसे सर? ये आइए समझते हैं। व्हाट इज कॉन्वेक्स सेट? What is convex set? A set is convex if a line joining any two points lie entirely within the set. Now the IC is all in all one point. So whatever you take, you have to take on that point only. And the line is actually a point. It also lies in that point only. So A को A से ही मिलाना है। एक पॉइंट A है, उसको A से ही मिलाना है, ठीक है? तो वो पूरी तरह से A में ही लाई करेगा। We have this point, सपोज थोड़ा सा बड़ा पॉइंट बनाता हूं मैं, ये देखिए, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं पॉइंट थोड़ा सा मोटा बना दिया। दिस पॉइंट A, we have to join point A with point A. So the line joining A with A lie entirely in A. एक ही पॉइंट है सब कुछ, तो डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है। सो इट इज अ कॉन्वेक्स सेट। ठीक है, ओके जी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A firm uses two inputs to produce its output. For all positive input prices, the firm employs an input combination of the form x comma alpha x, where alpha greater than 0 is a constant. Which of the following production functions could represent this firm's technology? वाह जी वाह, कौन ये बता सकता है? ऑब्वियसली आपकी बात तो सुन नहीं पाऊंगा मैं, लेकिन अपने मन में तो आप बोल ही सकते हैं ना। आप बताइए जरा, अपने आप को बताइए, मुझे मत बताइए, अपने आप को बताइए। अगर इनपुट कॉम्बिनेशन है x कॉमा अल्फा x, तो इसका यूटिलिटी फंक्शन क्या है? बताइए, कुछ समझ में आता है? सोच रहे देखिए, x कॉमा अल्फा x, अगर x 0 है तो y भी 0 है। मेरा जो इनपुट कॉम्बिनेशन है x कॉमा y, ये है x कॉमा अल्फा x, यानी अगर x 0 है तो y भी 0 है, और अगर x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव है। इसका मतलब
ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, दोनों को एक साथ इस्तेमाल करना होगा और एक फिक्स प्रोपोर्शन में है। y जो है y इज अल्फा एक्स, y is equal to alpha x, so x and y are used in a fixed proportion of 1 is to alpha, they are used in fixed proportion of 1 is to alpha। ठीक है, तो यानी ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं, दे आर ऑलवेज यूज टुगेदर। अगर एक जीरो हो गया दूसरा भी शर्त या जीरो होगा, वो नॉन जीरो नहीं रह सकता। और उन दोनों का जो यूसेज है हमेशा फिक्स प्रोपोर्शन में हो रहा है। प्रोपोर्शन क्या, 1 is to अल्फा, और फिक्स प्रोपोर्शन का फंक्शन क्या होता है, अल्फा एक्स कॉमा बीटा वाई। ये रेशियो उल्टी कर देते हैं, अगर हमारी रेशियो अल्फा इज टू बीटा, सॉरी बीटा इज टू अल्फा होती है, अगर यूसेज रेशियो बीटा इज टू अल्फा होती है तो यू क्या बनता है, मिनिमम अल्फा एक्स कॉमा बीटा वाई। या 1 is to अल्फा है तो क्या बनेगी, यू इज इक्वल टू मिनिमम अल्फा एक्स कॉमा वाई, क्योंकि रेशियो 1 is to अल्फा, रेशियो उल्टी हो जाती है यूनिटी फंक्शन में, अब क्लास में सिखाया हुआ है। ठीक है जी, तो यू है बड़ा सिंपल सा अल्फा एक्स कॉमा वाई। इसमें मतलब देखिए मैंने क्या कहा, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैंने लिखा जो कुछ भी है ना ये आपको सिर्फ समझा सको इसलिए लिखा है। जिसको कंसेप्ट पता है वो तो वर्बली देख रहा है, एक्स कॉमा अल्फा एक्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं और रेशियो 1 is to अल्फा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स है, रेशियो उल्टी होती है तो मिनिमम अल्फा एक्स कॉमा वाई। कंसेप्ट पता है अगर आपको सर, तो इसमें कुछ पेन हिलाने की जरूरत नहीं है, अपने आप आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस देखते हैं, एफ एक्स वाई है मिनिमम एक्स पावर अल्फा कॉमा वाई, नहीं है ये नहीं है। मिनिमम अल्फा एक्स कॉमा वाई बिल्कुल सही है, मैंने लिखा हुआ देखो साइड में, एक्स कॉमा अल्फा नहीं सर, ऊपर वाला बी आंसर आ गया हमारे पास, नहीं सर बी इज द करेक्ट आंसर, अल्फा एक्स कॉमा वाई, इजी। ठीक है, और मैं आपको एक बार बताऊं, एक्सचेंज का जो न्यूमेरिकल आता है अक्सर, उसमें कई दफा मैंने देखा है कि वो लेक्सिकोग्राफिक और को यूज करता है या फिर ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स को यूज करता है। उसके फेवरेट टॉपिक्स हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट भी वन ऑफ द फेवरेट है। इन तीनों का कुछ ना कुछ वो खिचड़ी पकाता रहता है। जो एक्सचेंज के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, मैं आज न्यूमेरिकल्स डील नहीं कर रहा हूँ क्लास में, मैं पहले बता चुका हूं, मैं न्यूमेरिकल्स नहीं करने वाला। मैंने लिखा है ऊपर कंसेप्चुअल एमसीक्यूज, जो कंसेप्चुअल है, किसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। कंसेप्ट आता है तो आंसर आता है, कंसेप्ट नहीं आता तो आंसर नहीं आता। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर आप लेक्सिकोग्राफिक को समझते हैं, अगर आप परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स को इन एंड आउट समझते हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स को समझते हैं, तो जो एक्सचेंज के एक सेट बना के देता है 3-4 क्वेश्चन का, वो इजीली आप हैंडल कर लेते हैं, वो न्यूमेरिकल्स इजीली हैंडल कर लेते हैं। इसलिए मैंने क्या कहा, अगर आपको आज ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन समझ में आते हैं तो इसके ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स भी आने वाले हैं वो भी आपको आते होंगे। और ऐसा नहीं है कि कंसेप्चुअल पूछता नहीं है, ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में कभी ना कभी आए हुए हैं। मैं खुद से कुछ नहीं लिखता हूं, मैं आपको पहले बता देता हूं, मैं खुद से कुछ क्वेश्चन नहीं लिखता। मैं क्यों लिखूं, इतना अथाह समंदर पड़ा है मेरे पास, इतने सारे एग्जामिनेशन हैं जहां मैथमेटिकल जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो मेरे को लिखने की क्या जरूरत है, तो क्वेश्चंस की कमी नहीं है। और ये ज्यादातर क्वेश्चन वही है जो डीएससी में आ रखे हैं कभी ना कभी, मैंने ईयर मेंशन नहीं किए हैं, जानबूझ के मेंशन नहीं किए हैं। ठीक है, बस इस बात का आपको भरोसा रखना है कि अगर आपको ये क्वेश्चन आते हैं तो बहुत कुछ आता है आपको। आज अगर ये 20 क्वेश्चन आपने अपने आप से सॉल्व किए हैं तो यकीन मानिए डीएससी के पेपर के अंदर माइक्रो का जो सेक्शन होगा उसका बहुत अच्छे से हैंडल कर लेने वाले हैं। अभी माइक्रो की बात कर रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट्स की भी अलग से बात होगी, माइक्रो की बात आज की क्लास में तो करने वाला हूं मैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, a consumer has utility function u x1 x2 is equal to minimum 3x1 plus x2 comma x1 plus 2x2, prices of goods p1 p2 prices of goods are p1 p2 respectively. Consumer will buy positive quantities of both goods if and only if the price ratio p1 by p2 is, सर जी अब बच्चे कहेंगे सर ये कहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, तो न्यूमेरिकल है, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। मैं कहता हूं नहीं सर ये कंसेप्चुअल है। कैसे है, आइए डिस्कस करते हैं। मैंने आपको एक यूनिटी फंक्शन बताया था, u इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कॉमा अल्फा वाई प्लस बीटा एक्स। और मैंने कहा था इसकी जो आईसी बनती हैं वो वी शेप बनती हैं, मगर वी कैसे बनता है, ब्रॉड वी बनता है, ऐसा ब्रॉड, देख पा रहे हैं, सही नजर आ रहा है, ब्रॉड वी। एक तो ये नैरो वी हो गया, ये ब्रॉड खुल जाता है जो, ठीक है, जिसमें मैंने यहां डायग्राम में बनाया ब्रॉड वी। अब इसमें 2 आर्म्स हैं, एक वो जो स्टीपर आर्म है, एक ये आर्म है जो स्टीपर है, और एक ये आर्म है जो फ्लैटर है।
स्टीपर आर्म जो है उसका स्लोप है अल्फा बाय बीटा, और जो फ्लैटर आर्म है उसका स्लोप है बीटा बाय अल्फा। मैं साइन को इग्नोर कर रहा हूं, आई एम इग्नोरिंग द साइन, साइन छोड़ रहा हूं मैं भी, एब्सोल्यूट वैल्यू चेक कर रहा हूं। अब अगर बजट लाइन इस स्टीपर आर्म से भी स्टीपर होती है, अगर बजट लाइन इस स्टीपर आर्म से भी स्टीपर होती है, यानी अगर ये मेरी बजट लाइन है, तो ऑप्टिमम पॉइंट कहां रहता है? वाई एक्सिस पे। तो मैं सिर्फ गुड 2 कंज्यूम करता हूं। लेकिन अगर बजट लाइन फ्लैटर आर्म से भी फ्लैटर हो जाए, कैसी हो? फ्लैटर आर्म से भी फ्लैटर, तो मेरा ऑप्टिमम मिडल कहां लाई करता है? तो ऑप्टिमम मिडल लाई करता है एक्स एक्सिस पर, यहां लाई करेगा जी। यहां क्वेश्चन कह रहा है कंज्यूमर विल बाय पॉजिटिव क्वांटिटीज ऑफ बोथ गुड्स, दोनों की पॉजिटिव, यानी ना तो हम एक्स एक्सिस पे है ना वाई एक्सिस पे हैं। ये कब हो सकता है? तब हो सकता है जब बजट लाइन का स्लोप इस फ्लैट स्टीपर आर्म से तो कम हो मगर फ्लैटर आर्म से ज्यादा हो। बजट लाइन का स्लोप क्या होना चाहिए? स्टीपर आर्म से कम होना चाहिए, फ्लैटर से ज्यादा, यानी बजट लाइन का स्लोप इन दोनों आर्म्स के स्लोप के बीच में लाई करना चाहिए। यहां पे जो पहली आर्म है इसका स्लोप है 3, दूसरी आर्म है इसका स्लोप है 1/2, तो जो स्टीपर आर्म है उसका स्लोप है 3। मैं फिर से बोल रहा हूं, माइनस साइन इग्नोर करके चल रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे एब्सोल्यूट वैल्यू चेक करनी है। तो स्टीपर आर्म का स्लोप है 3, फ्लैटर का स्लोप है हाफ। ये आपको देख के नजर आ रहा है, कैलकुलेशन पेन की जरूरत नहीं है, देख के नजर आ रहा है तो। और ये मुझे पता है कि अगर बजट लाइन का स्लोप इनके बीच में रहेगा तो ही मैं दोनों गुड्स बाय करने वाला हूं। तो यानी बजट लाइन का स्लोप यानी P1 बाय P2 जो है, इट शुड लाई बिटवीन 1/2 एंड 3। इसलिए मैंने क्या कहा, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी है। मैं जो लिख रहा हूं वो सिर्फ इसलिए लिख रहा हूं कुछ बच्चों को शायद ना पता हो। हमने क्लास में डिटेल में इस बात को पढ़ा है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों ने हमारे साथ नहीं पढ़ा है, अगर तो उनको नहीं पता हो इस बारे में कुछ भी, इसलिए मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ऑप्शंस पे चलते हैं। ग्रेटर देन 3 नहीं सर, अगर ग्रेटर देन 3 होगा तो मैंने क्या कहा, आपकी बजट लाइन स्टीपर हो जाएगी, स्टीपर आर्म से भी, फिर आप सिर्फ गुड 2 कंज्यूम करने वाले हैं, गुड 1 0 होगा। बिटवीन हाफ एंड 3 बिल्कुल सही, मैंने बताया भी आपको, इन दोनों के बीच में रहना चाहिए। बिटवीन 2 एंड 3 तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। लेस देन हाफ भी नहीं होना चाहिए सर, अगर लेस देन हाफ हो गया तो बजट लाइन क्या होगी? फ्लैटर देन द फ्लैटर आर्म, तो फिर तो आप सिर्फ गुड 1 कंज्यूम करने वाले हैं। तो ऑप्शन सही कौन सा है? बिटवीन हाफ एंड 3। ठीक है, देखा आपने, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है सर ये, इसमें कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है। और मैं आज की क्लास में कोई ऐसा क्वेश्चन उठाने भी नहीं वाला हूं जिसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे पता है कि मुझे आता है या नहीं आता है, ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे पता है कि इसका आंसर क्या है, इसके लिए पेन हिलाने की जरूरत भी नहीं है, मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए। अब देखिए, डेड वेट लॉस इज ए मेजर ऑफ, डेड वेट लॉस इज ए मेजर ऑफ लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर के लॉस के मेजर को बोलते हैं डेड वेट लॉस। ऑप्शंस देखते हैं क्या है। चेंज इन कंज्यूमर वेलफेयर हो सकता है, चेंज इन प्रोड्यूसर वेलफेयर हो सकता है, चेंज इन सोशल वेलफेयर ये ज्यादा सही है दोनों से, चेंज इन सोशल इनइक्वालिटीज, चेंज इन सोशल वेलफेयर। मैं इसको ऐसे कहना चाहता हूं कि डेड वेट लॉस इज ए मेजर ऑफ लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर या फॉल इन सोशल वेलफेयर। चेंज भी चलेगा, चेंज एक डायरेक्शन न्यूट्रल है, डायरेक्शन नहीं बता रहा, ऐसा भी हो सकता है चेंज पॉजिटिव आ रहा हो, तो वो तो खैर लॉस नहीं होगा। हाँ, लेकिन डेड वेट लॉस उसी को बोलते हैं जहाँ पे सोशल वेलफेयर का लॉस हो रहा हो। इसमें कंज्यूमर सरप्लस का लॉस भी होता है, प्रोड्यूसर का भी होता है, लेकिन क्योंकि दोनों को मिला के जो लॉस है उसको सोशल वेलफेयर का लॉस बोलते हैं, इसलिए ज्यादा सही आंसर क्या है? लॉस इन सोशल वेलफेयर। यहाँ पे ऑप्शन में चेंज है तो मैं चेंज के साथ जाऊंगा। ठीक है, राइट, क्लियर है? ओके, तो देखिए 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, कह रहे हैं सपोज दैट द मार्केट डिमांड फॉर पिज्जा इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव with constant long run marginal cost. If there is per unit sales tax on pizza, then which of the following is correct? देखिए, आप ये जानते हैं, क्वेश्चन में पढ़ूं अगर तो क्वेश्चन में पढ़ के बात पता चलती है, मार्केट फॉर पिज्जा इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव। अगर मार्केट परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह है कि जो मार्केट डिमांड कर रहा है ये हॉरिजॉन्टल है, मार्केट डिमांड कर रहा है हॉरिजॉन्टल, मार्केट डिमांड का हॉरिजॉन्टल है, मतलब इसका क्या हो गया? P इक्वल टू AR इक्वल MR पढ़ के आते हैं ना, परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट डिमांड होती है। इसका मतलब यह है कि डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। एक बार जरा इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं, पूछ क्या रहा है? प्रोड्यूसर्स विल बियर द taxation burden, consumers will bear the taxation burden, consumer producers will share the burden equally,
टैक्स इंसिडेंस विल डिपेंड ऑन द शेप ऑफ डिमांड कर्व। देखिए जो सेलर्स का बर्डन होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और जो बायर्स का बर्डन होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आपको ने एक फॉर्मूला पढ़ाया हुआ है क्लास के अंदर, बर्डन ऑफ सेलर्स बीएस में बर्डन ऑफ सेलर होता है ईडी डिवाइड बाय ईडी प्लस ईएस, ये आपने क्लास में पढ़ा है। और अगर ईडी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिमिट निकालना आता है आपको, ऊपर नीचे ईडी से डिवाइड करेंगे तो 1/1 प्लस ईएस बाय ईडी यानी 1/1 प्लस 0 यानी कि 1। तो सेलर्स का बर्डन कितना हो गया 1, और बायर्स का बर्डन होता है ईएस अपॉन ईडी प्लस ईएस। आप बायर्स का निकालना चाहेंगे अगर तो ये बर्डन ऑफ सेलर है, बर्डन ऑफ बायर निकालना चाहेंगे अगर वो होगा ईएस अपॉन ईएस प्लस ईडी, ईडी से डिवाइड करेंगे तो ईएस बाय ईडी बाय ईएस बाय ईडी प्लस 1 यानी कि 0 बाय 0 प्लस 1। तो बायर का बर्डन है 0 और सेलर का बर्डन कितना है, सेलर का बर्डन है 1। सेलर का बर्डन है 1 और बायर का बर्डन कितना है, सॉरी सेलर का बर्डन 1, बायर का बर्डन कितना है 0। यानी सारा का सारा बर्डन किस पे जाने वाला है, सारा बर्डन जाने वाला है किसके ऊपर, सेलर के ऊपर। प्रोड्यूसर्स विल बियर द टैक्सेशन बर्डन। कैलकुलेशन यहां भी नहीं है सर, ये फॉर्मूला अगर मेरे दिमाग में है, मेरे को पता है कि जो बायर्स का बर्डन है वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के साथ प्रोपोर्शनल है और सेलर्स का बर्डन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के साथ प्रोपोर्शनल है। अगर डिमांड परफेक्टली इलास्टिक हो गई तो सेलर्स का ही सारा बर्डन हो जाने वाला है फिर तो, ठीक है जी। तो ये हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, प्रोड्यूसर्स विल बियर ऑल द टैक्सेशन बर्डन। छोटा सा एक फॉर्मूला अगर आप यूज करना चाहें तो, और अगर वो रिलेशन याद रखना चाहें तो उस रिलेशन से भी आंसर आपको मिल जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। इफ रेफरेंसेस ऑफ एन एजेंट सेटिस्फाई वीक एक्सियम ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंसेस देन दे, वार्प किसको बोलते हैं, वीक एक्सियम किसको बोलते हैं। अगर ए स्ट्रिक्टली प्रेफर्ड है बी पर, then B should not be strictly preferred over A. If A is strictly preferred over B, then B should not be strictly preferred over A. अगर ऐसा है तो वार्प सेटिस्फाई हो जाता है। और मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रेफरेंस की बात कर रहा था जब वार्प की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन है मस्ट सेटिस्फाई सार्प एज वेल, मे सेटिस्फाई सार्प, विल नॉट सेटिस्फाई सार्प, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन फॉर सार्प। देखिए वार्प में क्या कहा, if A is directly preferred over B, then B should not be directly preferred over A. ये वार्प की कंडीशन। और साफ क्या होता है, if A is directly or indirectly preferred over B, then B should not be directly or indirectly preferred over A. अगर A directly या indirectly preferred है B के ऊपर, तो B जो है वो directly या indirectly A के ऊपर prefer नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आपका कंज्यूमर वार्प को होल्ड कर रहा है, यानी वार्प होल्ड कर रहा है मतलब कि A इज डायरेक्टली प्रेफर्ड ओवर B, देन B इज नॉट डायरेक्टली प्रेफर्ड ओवर A। अगर A B के ऊपर डायरेक्टली प्रेफर्ड है और B A के ऊपर डायरेक्टली प्रेफर्ड नहीं है, तो यानी वो वार्प को होल्ड कर रहा है। और अगर वो वार्प को होल्ड कर रहा है तो सार्प के बारे में क्या कह सकते हैं आप, सार्प के लिए तो ये कंडीशन है कि आपको जो इनडायरेक्ट प्रेफरेंस है उसको भी चेक करना होता है, इनडायरेक्ट प्रेफरेंस को भी चेक करना होता है। तो अगर एजेंट वार्प को सेटिस्फाई कर रहा है, वार्प को होल्ड कर रहा है, तो क्या वो सार्प को भी होल्ड करेगा। सर डायरेक्ट तो आपने बता दिया, इनडायरेक्ट तो बताया नहीं। हो सकता है कि कोई डायरेक्ट रिलेशन ना हो मगर इनडायरेक्ट रिलेशन हो, वार्प सेटिस्फाई हो रहा है मगर फिर भी सार्प वायलेट हो जाता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कंडीशन है, ये वीक कंडीशन। तो वार्प की होल्डिंग इस बात की गारंटी नहीं करती कि सार्प भी होल्ड करेगा, उसके लिए हमको इनडायरेक्ट रिलेशन भी चेक करना होता है। तो अगर प्रेफरेंस जो है वार्प होल्ड करिए देन दे मस्ट सेटिस्फाई सार्प, नहीं जरूरी नहीं है। मे सेटिस्फाई सार्प हो सकता है, विल नॉट सेटिस्फाई सार्प ये भी जरूरी नहीं है। देखिए ए तो एकदम गलत है, ठीक है, मस्ट तो नहीं होना चाहिए। मे सेटिस्फाई सार्प और सी भी गलत है, विल नॉट सेटिस्फाई सार्प ये भी नहीं है कि करेगा ही नहीं, कर सकता है। इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन इज करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि हमको इनडायरेक्ट रिलेशन चेक करना है, वो दिया नहीं है। सिर्फ आप इस बिना पे ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग ऑफ वार्प वी कैन नॉट कंक्लूड दैट द प्रेफरेंसेस विल होल्ड सार्प एज वेल। इसलिए ये रिलेशन जो है इसके ऊपर हमारे पास इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है सार्प को लेकर, इनडायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ। अगर क्वेश्चन ऐसा होता, फिलहाल तो आंसर मैं बोलता हूं आंसर इसका इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन में चेंज कर देता हूं।
अगर इफ रेफरेंसेस ऑफ एजेंट सेटिस्फाई सार्प, अगर वो सार्प को होल्ड करता है तब वार्प को जरूर होल्ड करता होगा. होल्डिंग ऑफ सार्प मींस A is directly or indirectly preferred over B implies B is neither directly nor indirectly preferred over A. सार्प की होल्डिंग का मतलब क्या है कि अगर A B के ऊपर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट प्रेफरेंस रखता है तो B A के ऊपर ना तो डायरेक्ट प्रेफरेंस रखता होगा ना इनडायरेक्ट रखता होगा. तो अगर सार्प होल्ड कर रहा है मतलब वार्प तो फिर होल्ड करेगा ही. लेकिन वार्प के होल्ड करने पर सार्प क्या करेगा ये हमको नहीं पता. इसके लिए इनडायरेक्ट रिलेशन पता होना जरूरी है. इसलिए यहाँ पे क्या है, इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन. ठीक है, ओके. नेक्स्ट चलते हैं जी. इफ ए कंज्यूमर हैज कनकेव प्रेफरेंस देन द साइन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी. देखिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का साइन कैसा होता है, वो तो हमेशा नेगेटिव होता है. जीरो हो सकता है, पॉजिटिव कभी नहीं होता. जीरो कब हो सकता है, अगर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं तो जीरो हो जाता है. लेकिन हमेशा अदरवाइज वो क्या रहता है, नेगेटिव ही रहता है. प्रेफरेंस चाहे कनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा नेगेटिव ही रहता है. जीरो हो सकता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, लेकिन पॉजिटिव नहीं होता. तो साइन ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी नेगेटिव एज यूजुअल. सही है, नेगेटिव रहेगा. मे बी नेगेटिव बट नॉट नेसेसरी. नहीं सर, विल बी पॉजिटिव, ये तो होगा ही नहीं. इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन, नेगेटिव एज यूजुअल, नेगेटिव रहने वाला है. ठीक है, अच्छा, ओके. If a consumer always consumes good X and Y together in a fixed proportion, here substitution effect will be. अभी पिछले क्वेश्चन में आंसर करा मैंने इसका आपको. अगर कंज्यूमर जो है वो दो गुड्स X और Y को फिक्स प्रोपोर्शन में कंज्यूम करता है, मतलब ये परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं. परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में सब्स्टिट्यूशन तो होता ही नहीं. आप X के बदले Y तो ले ही नहीं सकते. तो यहाँ पे फॉर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज जीरो. नेगेटिव यूजुअल. नहीं सर, मे बी नेगेटिव बट नॉट नेसेसरी. नहीं सर, नेगेटिव होगा ही नहीं, पॉजिटिव भी नहीं होगा. इट विल बी जीरो, इट विल बी जीरो फॉर श्योर. ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं. देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको आता है या नहीं आता है, इतनी सी बात है. अ कंज्यूमर कंसिडर्स गुड X एंड गुड Y एज परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स. ठीक है जी. कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स. Initially budget line was flatter than IC, so consumer was consuming only good X. बिल्कुल सही बात है सर. ये तो अगर उसकी बजट लाइन मान लीजिए ये उसकी IC है और बजट लाइन अगर फ्लैटर है, बजट लाइन क्या है, फ्लैटर है, तो वो उसका ऑप्टिमम पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पे आएगा. वो सिर्फ गुड X कंज्यूम करेगा. स्टेटमेंट करेक्ट है, ये तो सही स्टेटमेंट है. प्राइस ऑफ गुड X इंक्रीज्ड सच दैट बजट लाइन बिकेम स्टीपर देन IC. अब ये बन गई नई बजट लाइन, ये वाली नई बजट लाइन बन गई, स्टीपर हो गई. अब कंज्यूमर वुड कंज्यूम ओनली गुड Y, यह बात भी सही है. अब ऑप्टिमल यहाँ पर आएगा. दोनों बातें सही हैं. स्टेटमेंट 1 भी सही है, 2 भी सही है. स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज फॉल्स, गलत है सर ये. 1 फॉल्स, 2 ट्रू, गलत है सर ये. बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, गलत है सर ये. बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये सही है जी. बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये बात सही है. ठीक है, क्लियर. ओके, next question. Given the same production function and market demand, a monopolist earns at least as much profit as a competitive firm in the short run because अगर कंपटीशन और मोनोपोली की मार्केट डिमांड भी सेम है, प्रोडक्शन फंक्शन भी सेम है, तो मोनोपोलिस्ट कम से कम उतना प्रॉफिट जरूर कमाता है जितना परफेक्ट कंपटीशन फर्म कमाती है. क्यों? बस सही है. क्यों? क्योंकि मोनोपोलिस्ट को प्राइस तय करने का अधिकार है ना, वो तो अपना प्राइस खुद तय कर सकता है. अगर कॉम्पिटिटिव प्राइस पे उसको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा होगा तो वो कॉम्पिटिटिव प्राइस तय कर लेगा. कौन रोक रहा है उसको? उसको कोई रोक थोड़ी रहा है कि आप कॉम्पिटिटिव प्राइस क्यों रख रहे हो जी. आप मोनोपोलिस्ट हो तो आप जो मर्जी प्राइस रखोगे. तो मोनोपोलिस्ट कॉम्पिटिटिव प्राइस रख सकता है. अगर उसको लगता है कि कॉम्पिटिटिव प्राइस रखने पर ज्यादा प्रॉफिट होगा तो वो कॉम्पिटिटिव रख देगा. लेकिन आमतौर पर मोनोपोलिस्ट का प्राइस कॉम्पिटिटिव प्राइस से ज्यादा होता है और मोनोपोलिस्ट का प्रॉफिट भी ज्यादा होता है. ठीक है, इसलिए मोनोपोलिस्ट, ये बात सही है कि मोनोपोलिस्ट कॉम्पिटिटिव प्रॉफिट कमा सकता है. अच्छा, मोनोपोलिस्ट इज फ्री टू चार्ज कॉम्पिटिटिव. मैंने बताया आपको, यही बात बताई मैंने आपको. मोनोपोलिस्ट को कौन रोक रहा है? वो तो कॉम्पिटिटिव प्राइस रख सकता है. ए सही है. शॉर्ट रन प्रॉफिट ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म में जीरो. नहीं सर, शॉर्ट रन, लॉन्ग रन जीरो होता है. शॉर्ट रन तो पॉजिटिव हो सकता है कॉम्पिटिटिव फर्म का भी. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ मोनोपोलिस्ट इज स्मॉलर देन कॉम्पिटिटिव एवरेज कॉस्ट. नहीं, एसीडी टोटली गलत है. यहाँ कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास कोई भी. क्वेश्चन में कॉस्ट का कोई जिक्र नहीं किया कोई. इतना कहा है कि दोनों का प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट और मार्केट डिमांड दोनों की सेम है. ठीक है, ऐसे में मोनोपोलिस्ट
कॉम्पिटिटिव फर्म से ज्यादा प्रॉफिट क्यों कमाता है? एटलीस्ट मतलब उतना या उससे ज्यादा। उतना इसलिए कह सकते हैं कि अगर उसको लगता है कि कंपटीशन प्राइस पे मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट कंपटीशन प्राइस में मिलता है, तो कंपटीशन प्राइस रख देगा, तब दोनों का प्रॉफिट बराबर हो जाएगा। वरना मोनोपोली ज्यादा प्राइस रखता है और ज्यादा प्रॉफिट कमाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो देख रहे हैं आप, सिर्फ कंसेप्ट है, कुछ नहीं है इसके अलावा। कंसेप्चुअली अगर आप क्लियर हैं तो फटाफट से आंसर पे पहुंच जाते हैं। A price discriminating monopolist charges higher price in the market where demand is less elastic. Inverse elasticity rule आपने पढ़ा है, थंब रूल ऑफ प्राइसिंग, लर्नर्स इंडेक्स, कई नाम से पढ़ा है मैंने आपको। तो जिस मार्केट में डिमांड लेस इलास्टिक है, इलास्टिक होनी चाहिए, इन इलास्टिक में मोनोपोलिस्ट काम नहीं करता, जिस मार्केट में डिमांड लेस इलास्टिक है वहां वो प्राइस ज्यादा चार्ज करता है। द मार्केट इन विच डिमांड इज रिलेटिवली लेस इलास्टिक, in such market the monopolist charges higher price. ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। डिमांड इज रिलेटिवली मोर इलास्टिक, नहीं सर। डिमांड इज रिलेटिवली लेस इलास्टिक, सही है सर, बी इज राइट। मोनोपोलिस्ट चार्जेस हायर प्राइस इन द मार्केट वेयर डिमांड इज रिलेटिवली लेस इलास्टिक, बी इज करेक्ट। डिमांड इन इलास्टिक पे काम नहीं करता, यूनिट इलास्टिक पे काम नहीं करता, तो बी इज द राइट आंसर। ओके, 15th क्वेश्चन। To regulate a natural monopolist with cost function, this the government has to subsidize the monopolist. गवर्नमेंट कब रेगुलेट करती, रेगुलेशन में सब्सिडी कब देती है? मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग पे। अगर गवर्नमेंट मोनोपोलिस्ट को बोल रही है कि आप मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग कीजिए, तो मोनोपोलिस्ट को सब्सिडी देनी पड़ती है गवर्नमेंट को। तो सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग में ही गवर्नमेंट को सब्सिडाइज करना होता है। आपको पता है, रेगुलेशन पढ़ा है आपने मेरे साथ। एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग में नहीं सर, मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग बिल्कुल सही है जी, बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। आगे देख लेते हैं, नॉन लीनियर में नहीं सर, ऑल ऑफ द नहीं सर। ऑप्शन नंबर बी अंडर मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, क्योंकि मोनोपोलिस्ट का लॉस हो रहा होता है, तो वो क्यों लॉस में काम करेगा? ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ेगी जितना उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, इससे मैंने क्या कहा, ये देखिए कॉम्पिटिटिव सॉरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट है पूरी तरह से, आता है या नहीं आता है, कुछ ग्रे एरिया नहीं है। नहीं आता तो आपको फिर अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो नजर आएगा, आता तो आंसर पता है आपको। देखिए नेक्स्ट कह रहा है, द Nash equilibrium of the Cournot duopoly model is a pair of quantities such that, okay, the best response curves of firm 1 and 2 are नहीं सर, Cournot में बेस्ट रिस्पॉन्स टेंजेंशियल नहीं होती। Cournot में क्या होता है, Cournot में ये होता है कि देखिए ये बेस्ट रिस्पॉन्स है फॉर्म 1 की, बेस्ट रिस्पॉन्स है फॉर्म 2 की, जहां पे दोनों टेंजेंशियल आ रही हैं, सॉरी जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज Cournot इक्विलिब्रियम, जहां पे दोनों की बेस्ट रिस्पॉन्स क्या आती है, क्या करते हैं, इंटरसेक्ट। ये स्टीपर वाली क्या है, BR1 है, फ्लैटर वाली BR2 है। तो जहां BR1 BR2 इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या होता है, वो होता है पॉइंट ऑफ Cournot इक्विलिब्रियम। तो पहला ऑप्शन गलत है। आइसोप्रॉफिट कर्व्स आर टेंजेंशियल, ये भी गलत है। आइसोप्रॉफिट कर्व इज टेंजेंशियल टू बेस्ट रिस्पॉन्स, ये भी गलत है। नन ऑफ दीज, ये सही है, क्योंकि ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, दोनों की बेस्ट रिस्पॉन्स जहां पे इंटरसेक्ट करती है, वो ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ इसने यहाँ पर, तो इसलिए D, none of these is the correct option. Consider the Stackelberg duopoly model when firm 1 choosing quantity x1 first, यानी firm 1 leader हो गया, firm 2 observes x1 and sets quantity x2 thereafter, firm 2 follower हो गया। The Nash equilibrium outcome of the game is a pair of quantities such that, अच्छा मैं आपको बता दूं फिर से, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, Stackelberg में क्या होता है, ये बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर्म 1 का है, बेस्ट रिस्पॉन्स फॉर्म 2 का है, ये BR2 है। तो फॉर्म 1 क्या करते हैं, जहां पे उसका आइसोप्रॉफिट टेंजेंशियल होता है BR2 को, जहां पे फॉर्म 1 का आइसोप्रॉफिट क्या होता है, टेंजेंशियल किसको, BR2 को, वो होता है क्या, स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम। याद है आपको कि नहीं, क्लास में पढ़ा है, डेरिवेशन भी करके दे रखी है आपको, इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन भी करा रखी है। खैर ये क्वेश्चन क्लास अभी ये जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूं कंसेप्चुअल है, आपको पता है या नहीं पता है, यस और नो, इतना से ही करना है सिर्फ। स्टैकलबर्ग के लिए लीडर का आइसोप्रॉफिट कर्व फॉलोअर के बेस्ट रिस्पॉन्स को टेंजेंशियल होता है, दैट्स इट, यस और नो, इतना ही करना है। आइसोप्रॉफिट ऑफ फर्म 1 एंड फर्म 2 आर टेंजेंशियल, नहीं सर, आइसोप्रॉफिट ऑफ फर्म 1 इज टेंजेंशियल टू बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ फर्म 2, बिल्कुल सही है सर। फर्म 1 लीडर है, तो फर्म 1 का आइसोप्रॉफिट डायग्राम आपके सामने है, फर्म 1 का आइसोप्रॉफिट फर्म 2 के बेस्ट रिस्पॉन्स पे टेंजेंशियल है। सी कह रहा है आइसोप्रॉफिट ऑफ फर्म 2 टेंजेंशियल, नहीं सर, फॉलोअर का नहीं होता, लीडर का होता है। नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। द आइसोप्रॉफिट कर्व ऑफ लीडर is tangential to best response of follower.
ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं आप क्या होता है, अगर क्वेश्चन ने पूछा होता तो यहाँ पे जो लीडर है वो ज्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस करता है स्टैकलबर्ग के मुकाबले, कुर्नॉट के मुकाबले। स्टैकलबर्ग में लीडर की क्वांटिटी बढ़ जाती है, प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, और फॉलोअर का क्वांटिटी कम हो जाता है, प्रॉफिट भी कम हो जाता है। आपने पढ़ा है कि आइसो प्रॉफिट जितना नीचे आएगा उतना प्रॉफिट ज्यादा होगा। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट क्वेश्चन ने पूछा नहीं, बस मैं वैसे ही चर्चा कर रहा हूँ। ये पॉइंट कुर्नॉट है, कुर्नॉट में लीडर का आइसो प्रॉफिट ये होता। अब क्योंकि हम लोअर आइसो प्रॉफिट पर हैं, यहाँ पर वी आर एट लोअर आइसो प्रॉफिट, और हम जब लोअर आइसो प्रॉफिट में जाते हैं तो प्रॉफिट बढ़ता है। कुछ बच्चों के दिमाग में आ जाएगा ये कैसे हो रहा है, आइसो प्रॉफिट लोअर और प्रॉफिट बढ़ रहा है। इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन क्लास में कराई हुई है, मैं अब यहाँ डेरिवेशन की क्लास में नहीं हुई अभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं बस कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ। वी नो द कंसेप्ट और वी डोंट नो द कंसेप्ट। अगर आपने कोई नहीं पता तो हमारी क्लास में जाके दोबारा से इसको पढ़िए, इस टॉपिक को, स्टैकलबर्ग को दोबारा पढ़िए, मैथमेटिकल डेरिवेशन प्रूफ के साथ कराया हुआ है कि क्यों ऐसा होता है। तो पॉइंट क्या है, एट स्टैकलबर्ग इक्विलिब्रियम द आइसो प्रॉफिट curve of leader is tangential to best response of follower, and at Stackelberg the leader is earning greater profit than Cournot. The leader is selling greater quantity than Cournot. Follower is earning less profit than Cournot. Follower is earning is selling less quantity than Cournot. पूछा नहीं है, अगर पूछा होता तो मैं इसलिए आपको बता दिया। ओ भाई साहब बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तुम पढ़ते हैं। To produce, two firms produce the same commodity. Let x1 x2 be the quantity choice of firm 1 and firm 2. Total quantity is this, inverse demand is this. Okay, firm 1 firm 2 have same constant average cost equal to c1 c2. Suppose c1 is less than c2 less than a plus c1 more than 2c2 in a Cournot equilibrium. देखो सर बहुत सिंपल सी बात है। Cournot में क्या होता है, एक्चुअली में अगर दोनों की कॉस्ट बराबर होती है तो दोनों इक्वल क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं। q1 is equal to q2 is equal to a minus c upon 3b, a minus c upon 3b पढ़ा आपने। लेकिन अगर किसी एक फर्म की कॉस्ट कम है उसको एडवांटेज हो जाता है। जिसकी कॉस्ट कम है वो ज्यादा क्वांटिटी भी बेचता है, और वो जो फर्म है वो फर्म ज्यादा प्रॉफिट भी कमाती है। तो यहाँ पे फर्म 1 की कॉस्ट कम है, आप देख रहे हैं c1 इज लेस देन c2, c1 लेस देन c2 है, फर्म 1 की कॉस्ट कम है तो फर्म 1 ज्यादा क्वांटिटी भी बेचेगी, फर्म 1 ज्यादा प्रॉफिट भी कमाएगी। फर्म 1 हैज लार्जर मार्केट शेयर एंड लार्जर प्रॉफिट, बिल्कुल सही है सर, लार्जर मार्केट शेयर लार्जर प्रॉफिट फर्म 1 का है। फर्म 2 हैज लार्जर मार्केट शेयर लार्जर प्रॉफिट, नहीं सर, ना मार्केट शेयर बढ़ा ना प्रॉफिट बढ़ा। फर्म 1 हैज लार्जर मार्केट शेयर स्मॉलर प्रॉफिट, नहीं सर। फर्म 2 हैज लार्जर मार्केट शेयर, नहीं सर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, जिसकी कॉस्ट कम है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे वैसे डायग्राम की जगह कम मैं कोशिश करता हूँ। देखिए ये बेस्ट रिस्पांस फर्म 1 का है, ये बेस्ट रिस्पांस फर्म 2 का है, यहाँ पे आ रहा है कुर्नॉट इक्विलिब्रियम। अगर फर्म 1 की कॉस्ट कम होगी तो फर्म 1 का बेस्ट रिस्पांस शिफ्ट कर जाएगा राइटवर्ड, और आप यहाँ पहुँच गए, सी से आप C1 पे पहुँच गए, ठीक है। और इस पे आप देख रहे हैं फर्म 1 की क्वांटिटी बढ़ गई है, Q1 हैज इंक्रीज्ड, तो Q1 भी बढ़ जाएगा और उसका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट, क्लियर है। अब मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है बेसिकली, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैं सिर्फ कंसेप्ट डील कर रहा हूँ। कंसेप्ट पता है आपको तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे को बहुत बड़ी शीट लेके नहीं बैठा जहाँ मैं आपको सॉल्यूशन करूंगा, मुझे करना भी नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन भी नहीं जहाँ करना पड़े। यहाँ पे सिर्फ आपको कंसेप्ट पकड़ना है, आपको आता या नहीं आता। एक्सचेंज का क्वेश्चन देखिए, कंसिडर एन एक्सचेंज इकोनॉमी विद एजेंट्स 1 and 2 एंड गुड्स x and y, द एजेंट्स प्रेफरेंसेस ओवर x and y आर गिवन। If it rains, one's endowment is 10-0, two's endowment is 0-10. If it shines, one's endowment is 0-10, two's is 10-0. Okay. Endowment दे रखी है दो weather condition में. The set of Pareto efficient allocation is independent of weather. हाँ जी, Pareto efficiency condition क्या होती है? Pareto efficiency condition होती है MRS of agent A is equal to MRS of agent B. यहाँ पे क्या endowment की बात की हमने? Pareto efficiency में क्या endowment का जिक्र किया? नहीं, MRS का जिक्र किया। तो सेट ऑफ Pareto efficiency allocations इंडिपेंडेंट वेदर इट रेन्स और शाइन्स, सही आंसर है जी। इंडिपेंडेंट है ये वेदर से, इंडिपेंडेंट है एंडोमेंट से, क्योंकि वेदर चेंज होने पे एंडोमेंट चेंज हो रहा है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सेट ऑफ Pareto efficient डिपेंड अपॉन वेदर गलत है, मे डिपेंड अपॉन वेदर डिपेंड करता ही नहीं है, वेरीज विद वेदर नहीं सर, वेदर एंडोमेंट पे डिपेंड नहीं करता Pareto efficiency। Pareto efficiency कहाँ होती है? जहां पर MRS ऑफ x इज इक्वल टू MRS ऑफ A इज इक्वल टू MRS ऑफ B। तो ए इज द करेक्ट आंसर। Last question.
20 क्वेश्चन प्रॉमिस किया था, 20th क्वेश्चन पे आ गए। Consider an exchange economy with two goods. Suppose agents I and J have the same preference. Moreover, suppose their preferences have the same property. A, B, and C, D are distinct bundles that are indifferent to each other. Then the bundles A plus C by 2, B plus D by 2 is strictly preferred to A, B, and C, D in a Pareto efficient allocation I and J. देखिए इसका मतलब क्या है? What does it mean? अगर A, B और C, D इंडिफरेंट है, मतलब आप इंडिविजुअल सेम IC पे लाई करते हैं और ये उनका एवरेज है, A प्लस C बाई 2, B प्लस D बाई 2, एवरेज इज प्रेफर्ड ओवर एक्सट्रीम, मतलब कॉन्वेक्स प्रेफरेंसेस हैं और दोनों एजेंट्स की कॉन्वेक्स प्रेफरेंसेस हैं। कॉन्वेक्स में ये नहीं कहा कि प्रेफरेंस है क्या, बस ये कह दिया कॉन्वेक्स है, दोनों की प्रेफरेंस कैसी है, कॉन्वेक्स है, इतना ही कहा है सिर्फ, ठीक है। विल गेट सेम बंडल, जरूरी तो नहीं है सेम बंडल मिले, मिल सकता है, मना नहीं कर रहा कि जरूरी भी नहीं मिल जाए। मे गेट डिफरेंट बंडल्स, बिल्कुल डिफरेंट हो सकते हैं जी। Will get same bundle provided their endowments are identical, नहीं ये बात भी सही नहीं है। Will get same bundle provided their endowments are identical and preferences are monotonically, नहीं सर। देखिए उनके जो बंडल है वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, उनके यूनिटी फंक्शन के ऊपर। सपोज A का फंक्शन है x पावर 2y और B का है x इंटू वाई पावर 2, ये दोनों कॉन्वेक्स प्रेफरेंसेज हैं। A है x स्क्वायर इंटू वाई और B है x इंटू वाई स्क्वायर, ये दोनों कॉन्वेक्स है। मगर यहाँ पे देखिए A x को ज्यादा चाहता है और B y को ज्यादा चाहता है, तो अब उनके एंडोमेंट कुछ भी हों, एंडोमेंट से फर्क नहीं पड़ रहा है, ये प्रेफरेंसेस अलग अलग हैं तो उनके बंडल्स अलग अलग आएंगे। अगर एंडोमेंट्स भले उनकी सेम हो तो भी दोनों के बंडल्स अलग अलग आने वाले हैं। एंडोमेंट सेम होने पर भी बंडल अलग आएंगे क्योंकि दोनों की प्रेफरेंस कॉन्वेक्स भले ही हैं, लेकिन A x को ज्यादा पसंद करता है, B y को ज्यादा पसंद करता है। तो मे गेट डिफरेंट बंडल्स इज बेस्ट आंसर आउट ऑफ दीज, ठीक है। ओके जी, समझ गए। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके साथ आज डिस्कस किए। मेरा पर्पस यही था कि कंसेप्ट को हम लोग चेक करें, क्या हम कंसेप्चुअली स्ट्रांग हैं या किसी वीक फुटिंग पे खड़े हैं। आपको इन क्वेश्चंस को आपने मार्क किया होगा और आप चेक किया होगा कि आप इसके आंसर्स को, मतलब आपने जो आंसर्स मार्क किए थे, मैंने जो आंसर्स दिए हैं, अगर आपकी कोई डिस्क्रिपेंसी है, कोई बात समझ नहीं आ रही है कि सर मेरे को ये सही लग रहा है, आपने वो मार्क क्यों करा है, व्हाट्सएप नंबर है नीचे, व्हाट्सएप की जो हमारे सब्सक्राइब स्टूडेंट्स हैं वो तो डाउट सेशन में आके डिस्कस कर ही सकते हैं, अदरवाइज बच्चे जो व्हाट्सएप कर दीजिए, देख लेंगे, बात कर लेंगे आपके साथ व्हाट्सएप पे, ठीक है। मगर ये आपसे बड़ी सिंसियर एडवाइस है कि ये क्वेश्चंस मैंने बहुत मेहनत करके ढूंढे हैं, कलेक्ट किए हैं, और मेरा ये मानना है कि डीएससी का जो पेपर बनता है इनके आसपास बनता है। मैं अभी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में तो बहुत वैरायटी हो जाती है, फिर जहाँ करना पड़ेगा, पेपर में सॉल्व करना पड़ेगा। मैं सिर्फ कंसेप्चुअल की बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे न्यूमेरिकल भी इन कंसेप्चुअल बेस पे, इनके बेस पे इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो होपफुली आप लोग ये बात जो मैंने डिस्कस की समझ गए हैं। फिर भी जैसे मैंने पहले भी कहा, किसी के मन में अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, राइट। ओके, थैंक यू।